तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव की। देखिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 12 मासा चैप्टर पढ़ेंगे और ये जो आपका बुक है, बुक का नाम है अंतरा। ठीक है, यहाँ से जो भी प्रश्न उत्तर बनेंगे सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए चैप्टर का नाम है 12 मासा। 12 मासा चैप्टर से आपका देखी जाए तो हर एक मॉडल पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे थे, इसलिए मैंने क्या किया कि हर एक चैप्टर से प्रश्न जितना भी बनता है सारा का सारा प्रश्न को हम लोग छूने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो चैप्टर आपका 12 मासा से जो भी प्रश्न उत्तर बनेंगे सारा प्रश्न हम लोग इसी वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न उत्तर की। तो देखिए आपका जो 12 मासा का पहला प्रश्न बनता है वो बनता है अगहन मास वाला। तो क्या है प्रश्न पूछा जा रहा है कि अगहन मास की विशेषता बताते हुए विरहणी नायिका की व्यथा कथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। यानी कि जो विरहणी नायिका होती है नागमती, उनका जो अगहन मास किस तरह से बीतता है उसको आपको बताना है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं कि देखिए ये भी प्रश्न आपका मॉडल पेपर में पूछा गया था। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं फटाक से। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं पहला प्रश्न की पहला उत्तर। तो देखिए आपका जो उत्तर हो जाता है कि अगहन मास में सर्दी आरंभ हो जाती है। इस मास में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती है। देखिए जब अगहन मास प्रारंभ होता है तो सर्दी हल्का हल्का होता है और क्या होता है कि दिन होता है वो छोटा होता है, जबकि रातें जो होती है वो लंबी हो जाती है। प्रियहीन नायिका को ये लंबी रातें काटना अत्यंत दुष्कर्ष होता है। रात में एकाएकी में नायिका को प्रिय का वियोग और भी पीड़ादायी हो जाता है। यानी कि देखिए जब जो गृहिणी नायिका है वो तो उसका रात काटना थोड़ा दुखस हो जाता है, क्योंकि वो अकेले रहती है रात में, और इसमें अकेले होने के कारण पति का वियोग से भी वो पीड़ादायी हो जाती है। वे वैसे भी एकाएकिन के कारण नागमती को दिन भी दुखी लगती है। वह अपने प्रिय की याद में दीपक की भांति सुलगती रहती है। देखिए ऐसे तो रातें तो लंबी होती हैं, वो तो उससे कट नहीं रही, साथ ही साथ उसका दिन भी नहीं कट रहा है। और इसलिए नहीं कट रहा क्योंकि उसका जो पति है वो चले गए हैं बाहर, ठीक है, कहीं और गए हैं। ठीक है, और इसके भांति क्या बोल रहे हैं कि दीपक की भांति वो सुलगती रहती है। अगहन मास की ठंड नागमती को न से सिक कर कपा जाती है। ठीक है, अगहन मास का जो ठंडी होती है इसमें क्या होता है, नक से सिक कपा देती है। यानी कि पूरा ठंडा होता है अगहन मास में हल्का हल्का, तो उसमें भी उसको कपालने लगती है। नागमती कहती है कि प्रिय के बिना उससे इतनी अधिक ठंड झेली नहीं जा सकती। ठीक है, नागमती कहती है कि उनका जो प्रिय है, उनका जो राजा है, क्या नाम है, रतन सेन, उनके बिना ये ठंडी झेली नहीं जाती। उसके पति प्रदेश गए हुए हैं। अन्य सखी सहेली को सजा धजा देखकर उनकी मनो पीड़ा और भी बढ़ गई जाती है। तो देखिए उनका जो पति है, उनका पति बाहर गए हैं, ठीक है, विदेश गए हुए हैं, जो भी है प्रदेश गए हैं, और उनके जो सहेली वगैरह होती हैं उनको सजा देखकर, उनका जो श्रृंगार देखकर उनका जो मन का पीड़ा होता है वो बढ़ने लगता है। ठीक, इस महीने में सर्दी से बचने के लिए लोग अपना आग जलाकर उससे सम्मुख बैठकर तापकर स्वयं को सर्दी से बचाते हैं। ये जो महीना होता है इसमें क्या करते हैं लोग, आग जलाकर ठंडी से बचने के लिए एक जगह इकट्ठा होकर आग तापते हैं। परंतु इन सबसे विपरीत नागमती को वियोग की अग्नि जला डाल दे रही है। यानी कि इससे विपरीत, इससे उल्टा क्या, नागमती का क्या हो रहा है कि उनको जो वियोग का आग में वो जल रही है। ठीक है, वियोग के आग में जल रही, पति वियोग की आग में जल रही है। नागमती के हृदय में विरह की अग्नि से उसका सारा तन बदन जल रहा है, और उनका जो सारा तन बदन देह पूरा उसका आग से जल रहा। और कैसे आग से, विरह की आग से। ठीक है, विरह वेदना की आग से उनका पूरा बॉडी जल रहा है। इस प्रकार से वो अपना दशा बताती है कि माघ मास में किस तरह उससे कटी नहीं जाती है, किस तरह से माघ मास में हल्का हल्का सर्दी होता है, दिनें छोटी होती हैं, रातें लंबी होती है, कटी नहीं जा रही है, पति गए हैं विदेश, उनके जो सहेली वगैरह होते हैं वो श्रृंगार कर रहे हैं, तो उनको देख के नागमती को किस प्रकार से अनुभव हो रहा है। इस प्रकार से नागमती ने अपना जो विरह वेदना है माघ मास वाला व्यक्त किया है। उत्तर हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा प्रश्न की। देखिए आपका जो दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि जियत खाई मुई नहीं छाड़ा पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसमें भी जो नागमती है इसका विरह दशा का वर्णन करना है, और यह है जियत खाई मुई नहीं छाड़ा। चलिए इसका भी उत्तर देख लेते हैं क्या होता है। क्या है कि मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा वर्णन के अंतर्गत विरहणी नागमती के मुख से कहलवाया है कि विरह रूपी बाज उससे शरीर को नोच नोच कर खाता है।
जो ये जो चैप्टर लिखे हैं, कौन लिखे हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जी ने, 12 ठीक है। इसमें नागमती क्या कहती है कि बिरहा रूपी बाज, ठीक है, उनका शरीर को नोच नोच कर खाती है। बिरहा रूपी बाज ने उसे शरीर पर नज़र गड़ा रखी है। जो बिरहा रूपी उसका बाज है, उनके शरीर पर नज़र गड़ा रखी है। नागमती को लगता है कि वह बाज उसके मरने पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। और जो बिरहा रूपी ये है आपका बाज, नागमती को लगता है कि इनकी मृत्यु के बाद भी इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। नागमती वियोग सहते सहते तंग आ चुकी है। जो नागमती है, वियोग यानी कि दुख पीड़ा सहते सहते तंग आ गई है, तंग हो गई है। अब उसके लिए अपनी वियोगावस्था सहना मुश्किल हो जा चुका है। अब वियोगावस्था है यानी कि जो वियोग में वो कट रही है, इससे अब वो रह नहीं सकती, बहुत मुश्किल हो रहा है ये व्यवस्था, मतलब ये उसका जो टाइम है वो सह नहीं पा रही है। शीत की अधिकता से और अकेलेपन के भय से उसका शरीर कांप रहा है। शीत की अधिकता यानी कि वो शीत जो पड़ता है वो, और अकेलापन क्योंकि वो तो अकेले रहती थी, तो इसके वियोग से भी, इसके भी भय से उसको रहा नहीं जाता है और कांपती है, ठीक है। उसके शरीर का सारा रक्त निचुड़ चुका है, और वो बताती है कि उनका शरीर का सारा रक्त निचुड़ चुका है। जैसे कि बॉडी में, शरीर में जान ही नहीं है, रक्त ही नहीं है, ठीक है, ब्लड ही नहीं है। इस प्रकार से नागमती इतना अपना व्यक्त कर रही है। नागमती को लगता है कि दुख में उसे शरीर का मांस गल चुका है, और ये भी बता रही नागमती कि उसका जो शरीर में लगता है खून भी नहीं है, मांस भी नहीं है, एकदम हड्डी टाइप का हो गई है। दुख में जलने के कारण उनका शरीर सूख गया है, ठीक है, यही बात है कि सूख गया है, और हड्डियां शरीर से बाहर निकल कर दिखने लगी है। और हड्डियां जो होती हैं वो पूरा एकदम सूख गई है, पति वियोग से, टेंशन में, उनके हस्बैंड नहीं है घर में, तो क्या बोल रहे हैं कि रक्त तो मेरा है नहीं शरीर में, मांस भी गल चुका है, और साथ ही साथ हड्डियां बाहर निकल रही है। इस प्रकार से वो अपनी पीड़ा को बता रही है। वह वियोग की पीड़ा में पियू पियू रटने लगी है। पियू पियू का मतलब पिया पिया, जिस प्रकार होता है ना, पिया पिया होता है ना, वही पियू पियू रटने लगी है अपने मतलब हस्बैंड के यादों में, ठीक है। रट्टा जैसे नहीं होता, इस प्रकार से गति लड़की के वियोग से किस तरह होता है, प्रेमिका जो इसका हस्बैंड है, उसी लिए, ठीक है। नागमती स्वयं को मृत्यु के समीप पाती है, और नागमती अपने आप को मृत्यु के समीप पाती है, ठीक। प्रिय मिलन के लिए उसका हृदय चिल्लाकर उठता है कि उसका पति आकर अपने सारस रूपी प्रिय के पंखों को समेट ले। और जो ये जो नागमती है वो अपने पति जो हस्बैंड राजा रतन सेन होते हैं, ठीक है, उनका वियोग में तड़प रही है। इस प्रकार से व्यक्त कर रही है कि देखिए मैं किस तरह से आपके वियोग में हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है हाल, मैं कट नहीं सक रहा है, मेरा शरीर का मांस नहीं है, हड्डी दिख रही, इस तरह से अपने आप को व्यक्त कर रही है। और बोल रही है कि प्रिय की जो वो पंख उसको आके समेट लें, सारस, ठीक है। सारस एक प्रकार का ये होता है जिसके देखिए लंबा करके चोंच होता है, तो सारस के पंख की तरह उसे चोंच लपट ले, इस प्रकार से वो बोलना चाहती है, ये आपका नागमती, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका दूसरा प्रश्न की। देखिए आपका जो दूसरा प्रश्न आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर देखा जा सकता है तो परीक्षा की दृष्टि से आने की संभावना है, और ये प्रश्न तो मुझे लगता है कि आने का संभावना ज़्यादातर है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि माघ महीने में गृहिणी को क्या अनुभूति होती है। जो माघ का मास होता है इसमें जो गृहिणी होता है इसका क्या अनुभूति है वो आपको बताना है। ये भी प्रश्न आपका मॉडल सेट में था, ठीक है। तो चलिए इसका भी प्रश्न की बात करेंगे, देखिए समझने का प्रयास करते हैं इसको भी। क्या है कि माघ मास शरद ऋतु का सर्वाधिक कपा देने वाला महीना है। सबसे पहले जो माघ जो मास होता है इसमें पूरा कपा देने वाला महीना होता है। इस समय सर्दी अपनी चरम सीमा पर होती है, और सर्दी जो होती है अपने चरम सीमा पर होती है। सर्दी की अधिकता के कारण पाला भी पड़ने लगता है, और जो सर्दी अधिक हो जाती है तो इससे पाला भी पड़ने लगता है। गृहिणी नायिका को माघ मास में विरह की मार झेलना मृत्यु काल लगता है, और जो ये जो मास होती है माघ मास में गृहिणी नायिका को मृत्यु के समान लगता है, मृत्यु काल के समान लगता है, ठीक है। ये आपको नायिका को लगता है। नायिका को अनुभव होता है कि पति के बिना वह सर्दी से छुटकारा नहीं पा सकती, और नायिका को क्या लगता है कि पति के बिना उसका छुटकारा नहीं होगा, ठीक है। दूसरी ओर नायिका को काम भाव भी सताने लगती है, और दूसरी ओर क्या करती है, उसका जो काम होता है घर में जो भी लेडीज का काम होता है उससे भी उसको सताने लगता है। नायिका सर्दी की रातों में पति मिलन के लिए तड़प उठती है, ठीक है।
माघ मास में वर्षा आने से नायिका के कपड़े गीले हो जाते हैं। ठीक है, माघ मास में जो वर्षा आता है इससे जो नायिका के कपड़े होते हैं वो गीले हो जाते हैं। गीले कपड़े से उसके शरीर के बांध की तरफ बेधने के प्रतीत होते हैं, और ये जो गीले कपड़े होते हैं इस तरह से शरीर के बांध की तरफ बेधने का प्रतीक होते हैं। ठीक है, प्रतीत होते हैं। वियोग में दुखी ठीक है, वियोग में दुखी रहने के कारण उसे रेशमी वस्त्र पहनना नहीं भाता। यानी कि जो वियोग में होती है, अपने पति वियोग में होती है, इसलिए उसे अच्छा अच्छा ड्रेस, अच्छा श्रृंगार, इस तरह से उसको अच्छा नहीं लगता है करने के लिए, क्योंकि वह अकेले रहती है, पति तो है नहीं, किसके लिए करेगी, सारा श्रृंगार वगैरह किसके लिए करेगी, वही बोलना चाहती है। ठीक, वह साल श्रृंगार भी नहीं कर सकती। ठीक है, और वह विरह में नायिका सूखकर तिनके की तरह हो गई है। अब विरह का दुख राख बनकर उड़ा देना चाहता है। ठीक है, अब वो क्या करती हैं, जो विरह के दुख में होती हैं एकदम सुखा देता है, सूखा टाइप का लगने लगता है, और विरह का दुख राख बनाकर उड़ा देना चाहता है कि उसको राख बनकर उड़ा जाए और अपने पति के चरणों में तो कम से कम आ जाए। इस प्रकार से वो अपनी बात को बोलना चाहती है। तो ये जो आपका प्रश्न जो माघ मास वाला है ना, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान में रख लीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं चौथा प्रश्न की। देखिए आपका जो यहाँ पर चौथा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि वृक्षों से पत्ती तथा वनों से ढाके किस मास, ठीक है, माह में गिरते हैं। तो वृक्षों से पत्ती और वनों से ढाके किस माह में गिरते हैं, इससे गृहिणी का क्या संबंध है, ये भी चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो उत्तर होता है कि फागुन मास में वृक्षों से पत्तियां गिरती हैं। जो फागुन का मास होता है, जिस समय होली वगैरह होती है, उस समय क्या होता है, वृक्षों से पत्ती गिरती है और वनों से ढाक भी गिरने लगती है। वन पेड़ों की दशा देखकर बिरहनी नायिका की उदासी दोगुनी बढ़ जाती है। जो वन का पेड़ होता है इसको देखकर जो बिरहनी नायिका होती है नागमती, उसका दुख और भी बढ़ जाता है, और भी दुगुना हो जाता है। नायिका को अपनी आशाएं पत्तों की तरह झड़कर नष्ट होता नजर आता है। और जो नागमती होती है, ठीक है, जिस प्रकार से पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं उससे उनका भी दशा और मतलब थोड़ा दुखी हो जाता है, और इस तरह से पत्तों की तरह लगता है कि मेरा भी प्रेम झड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इस तरह से इसी का उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका चौथा प्रश्न का भी उत्तर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं पांचवा प्रश्न की। देखिए आपका जो यहाँ पांचवा प्रश्न है ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस चैप्टर से हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से पूछा जाना निश्चित है, क्योंकि देखते हैं जितना भी पांचों मॉडल पेपर में यहाँ से प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पांचवा प्रश्न को भी देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पहला क नंबर का। 5 का क जो पूछा जा रहा है कि पिय सो कहेहु सदेसरा ए भवरा ए काग, सो धनी विरहे जरी गई तो हिक धुआं हम लगा। ठीक है, ये जो आपका प्रश्न है इसका अगर बताना है, पंक्ति का व्याख्या करना है, तो चलिए व्याख्या करने वाला आपका आता ही है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये जो पंक्ति जो हम लोग पढ़े अभी, इसका व्याख्या सुनते हैं। नागमती इस दोहे के माध्यम से अपनी मनोव्यवस्था व्यक्त करती है। उनका जो मन का व्यवस्था होता है उनको व्यक्त करती है नागमती जी। विरहनी नागमती भौरे और कौए के माध्यम से अपनी विरह व्यथा को प्रिय तक पहुंचाना चाहती है। जो नागमती होती हैं वो भौरे और कौवे के माध्यम से अपने जो प्रिय होती हैं उसको सूचना या तो फिर अपना जो विरह वेदना होती है उसको पहुंचाने को सोचती है। वह कहती है कि भौरे और कौवे उसके पति रतनसेन को जाकर यह संदेश दे कि उसके पत्नी विरह अग्नि में जल रही है। वो क्या बोलती है कि कौवे और जो भौरा होता है दोनों को ये बोलता है कि मेरे जो पति हैं रतनसेन, इनको जाके ये संदेश दो कि उनकी जो पत्नी है जो नागमती है वो तड़प रही है, विरह अग्नि में जल रही है। इस तरह से जाके बताओ। उसी आग के धुएं से उस दोनों का काला बन गया है दिया है। ठीक है, सॉरी क्या लिखा हुआ कि उसी आग के धुएं ने उस दोनों को काला बना दिया, और वही उसी जो आग है नागमती जी से जल रही है उसी कोय और जो भौरे हैं इन दोनों को काला कर दिया है। इस प्रकार से आपका क उत्तर हो जाता। अब बात कर रहे हैं दूसरा ख नंबर का। ये जो आपका व्याख्या है ना इम्पॉर्टेंट है, तो देख लीजिए इसको भी क्या है कि रकत ढरा माशु गरा हाड़ भये सब फंक। ठीक है, धनी सारस होई रही मुख आई समेट पंख।
ठीक है, वही वाला जो आपका जो बोले नहीं सारस की तरह मतलब पंख बटोर रहा, वही वाला है। तो चलिए इसका भी हम लोग उत्तर देखने का प्रयास करें। क्या बताया जा रहा है कि बृहणी नायिका नागमती अपनी मनोव्यवस्था व्यक्त करते हुए कहती है, ठीक है, जो अपना मन का मतलब व्यथा होता है उसको व्यक्त करते हुए कहती है कि वियोगावस्था यानी कि जो वियोग का व्यवस्था होता है उस समय अवस्था होता है, वियोगावस्था में, ठीक है, वियोगावस्था सहते सहते शरीर का सारा रक्त निचोड़ चुका है। यानी कि वियोग में, पति वियोग में सह सहकर उनका सोचा जितना भी शरीर में रक्त था सारा रक्त निचोड़ चुका है, उसके शरीर का सारा मांस गल चुका है और उसका शरीर का सारा मांस भी गल चुका है। अब तो उसके शरीर की हड्डियां शंख के समान सफ़ेद होकर दिखाई देने लगती है। देखिए पहले क्या बोल रहे हैं कि मेरा सारा रक्त निचुड़ चुका है, शरीर का जो मांस वो गल चुका है, फिर क्या है जो हड्डियां हैं वो शंख के समान सफ़ेद हो चुकी है। वह सारस की तरह अपने प्रिय को रट्टे रट्टे मरी जा रही है, ठीक है, जो सारस होते हैं उसके तरह रट्टे रट्टे मरी जा रही है। नागमती अपनी बुरी दशा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि वह मरणासन्न है, अतः उसके पति उसे पर समेटने के लिए वहां आ पहुंचे। यानी कि मरने वाली है, उसके पति क्या करें, उनका जो पर है उस पर को समेटें आके। इस तरह से आपका ख का भी व्याख्या हो जाता है। अब व्याख्या करेंगे हम लोग ग का। 5 व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे, 2 तो हो गए, अब हम लोग कर लेते हैं, 4 ही हैं, ठीक है, तो और 2 बाकी है, दोनों को देख लेते हैं। ये जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम बिनु कंता धनी हरोई तन तिनुबर भा डोल तेही पर विरह जराई के चहे उड़ान झोल, इसका भी व्याख्या करना है। तो चलिए इसका व्याख्या हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तुम बिनु कंता धनी, देखिए बिरहनी नायिका नागमती अपनी वियोगावस्था वर्णन करते हुए कहती है। आपका देखिए जितना भी आपका इस प्रकार से रहेगा ना, आपको स्टार्टिंग इस तरह से कराना है। बिरहनी नायिका अपनी नागमती वियोगावस्था वर्णन करते हुए कहती है कि उसका शरीर सूख कर तिनके की तरह हो गया है, उनका जो शरीर है पूरा सूख चुका है और सूख के तिनके के समान हो चुका है। अब वह इतनी दुर्बल हो चुकी है कि हल्की सी हलचल से ही उसका शरीर किसी वृक्ष की तरह कपा जाता है। और वो क्या बोलते हैं कि इतना सूख चुकी है कि हल्का सा हवा क्या देगा उसे उड़ा करेगा, शरीर के मतलब वृक्ष की तरह कपा देती है, ठीक है, नहीं हवा चलता है तो वृक्ष पूरा हिलने डोलने लगता है। उस तरह से नागमती भी बोल रही है। बिरहनी भी उसे जलाकर राख कर देने से तुली है, ठीक है, और इतनी ही नहीं राख भी उड़ जाना चाहती है। और बिरहनी क्या बोलती है कि जल का राख हो जाएंगे और जो धूल है ना राख की तरह उड़ जाएंगे हवा में। तात्पर्य यह है कि अब बिरहनी नागमती का अस्तित्व मिट जाने वाला है और नागमती अपना अस्तित्व मिटाना चाहती है और इसलिए बोलती है कि मैं जल जाना चाहता हूँ और उनका धूल बढ़ के उड़ना चाहता हूँ, कम से कम धूल बन के तो अपने पति के चरणों के स्पर्श तो हो सकता हूँ। इस प्रकार से आपका व्याख्या रहता है। अब हम लोग अंतिम व्याख्या देख लेते हैं, ये भी आपका महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दूसरा चैप्टर की। तो चलिए बात कर लेते हैं। आपका अंतिम जो व्याख्या है वह है कि यह तन जारो छार के कहीं की पवन उड़ाओ, मकु तो ही मरग होई परो कंत धरे जाए पाओ। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते क्या है कि इस पंक्ति में नागमती की अपने पति के प्रति त्याग भावना व्यक्त हुई है। ये जो पंक्ति है इसमें जो नागमती है अपनी प्रति के जो पति जो होते हैं उनका जो त्याग होता है उस भावना को व्यक्त किया गया है। नागमती प्रिय मिलन के लिए अपना सर्व निछावर कर देने को तात्पर्य, यानी कि सब कुछ, ठीक है, निछावर कर देने को के लिए है जो नागमती है। नागमती की इच्छा है कि उसका शरीर जलकर राख हो जाए और वह राख के पति के आने वाले मार्ग में जाकर बिछ जाए ताकि वह राख होकर भी अपने पति का स्पर्श सुख पा सके। देखिए मैं तब से बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि ये जो नागमती बोलती है कि मैं हर एक चीज़ निछावर कर सकता हूँ कुछ भी, और मैं जलना चाहता हूँ, ठीक है, मैं जलकर राख हो जाना चाहता हूँ। अब इस जल के राख होने के बाद मैं धूल बढ़ के यानी कि राख बनकर उड़ जाना चाहता हूँ और उड़ने के बाद उस मार्ग में जाना चाहता हूँ जिस मार्ग हमारे पति हैं, ताकि मैं उसके स्पर्श तो हो सकूँ, उससे मैं टच तो हो सकूँ, हमारे जो राख है उससे तो हम स्पर्श हो सकते हैं। इस प्रकार से नागमती अपने व्याख्या करती है। क्लियर, ये आपका चारों व्याख्या हो जाती है। चारों व्याख्या में से आपका एक व्याख्या आना चाहिए और इस चैप्टर से 2 प्रश्नों
आना तय है। तो आप लोग बढ़िया से प्रश्न को कर लीजिएगा। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो बहुत अच्छा तरीके से PDF बनाया हुआ है, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा लिखने में भी। ठीक, तो देखिए ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, माघ मास वाला, इसको भी कर लीजिएगा और मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो भी इंपॉर्टेंट है, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 नंबर भी आपका इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आपका जो 12 मासा चैप्टर होता है वो आपका समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। अब दूसरा वीडियो जो आएगा आप लोग जिसको बोलेगा उसी को मैं बनाऊँगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग का जिस तरह से रुचि रहेगा जो चैप्टर पढ़ने में, उसी तरह से मैं बताऊँगा। तो इससे पहले मैंने सोचा कि आपका बिस्कोर का माटी बताऊँगा। तो चलिए इसके बाद में बिस्कोर का माटी, तो इसके बिस्कोर का माटी चाहिए तो कमेंट कर दे, या अन्यथा आपको दूसरा किसी चाहिए, कवच चाहिए, या तो फिर आपका और भी चैप्टर हैं उनको भी चाहिए तो कमेंट कर दे। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करें, साथ ही अपने मित्रों को भी शेयर करें, क्योंकि उनका भी कुछ छूटे ना। तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसको देखते हुए मैं क्या क्या कि आपको बहुत ही जल्द वीडियो अपलोड कराने का प्रयास करूँगा। बहुत ही नज़दीक आपका एग्ज़ाम हो गया है, 2-4 दिन में पूरा का पूरा आपका कंप्लीट जो भी सेकेंड टर्म का रहेगा आपका एग्ज़ाम आने वाला है, इसीलिए जो भी सेकंड टर्म का आपका सिलेबस रहेगा मैं करवाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने मित्रों को भी शेयर किए। जय हिंद, जय भारत।